अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कई अहम फैसलों को दी गई मंजूरी। मंत्रिमंडल ने एनईपी के तहत नई टीचिंग लर्निंग ऐप एंड रिजल्ट फॉर स्टेटस कार्यक्रम को दी मंजूरी। कल वर्ल्ड हैंड वॉश डे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ #हाथ धोना रोके कोरोना की करेंगे शुरुआत। प्रदेश भर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हैंड वॉश के किए जाएंगे कार्यक्रम आयोजित। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 4,01,306। प्रदेश का रिकवरी रेट पहुंचा 90.24%। और कोविड-19 की गाइडलाइन के साथ कल से प्रदेश में खुलेंगे सिनेमा घर और पीवीआर। हर शो के बाद किया जाएगा सैनिटाइजेशन। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनईपी के तहत नए टीचिंग लर्निंग ऐप एंड रिजल्ट फॉर स्टेटस कार्यक्रम को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए स्टार्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब शिक्षा रट्टा लगाकर नहीं, बल्कि उसको समझकर सीखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब अमली जामा पहनना शुरू किया है और इसके लिए आज एक स्टार्स कार्यक्रम का निर्णय किया है कैबिनेट ने। और अभी ये 6 राज्यों में हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और उड़ीसा में ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम चलेगा। ऐसा ही एक प्रोग्राम एडीबी के माध्यम से गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, आसाम और तमिलनाडु, इन राज्यों के लिए भी चलेगा। ये 5,800 करोड़ का ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से बहुत ही शिक्षा में मूलभूत सुधार का रास्ता प्रशस्त होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के सभी ग्रामीण इलाकों में दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना चलती है। ग्रामीण कश्मीर, लद्दाख और जम्मू में रहने वाले 2/3 लोग इस योजना में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने 520 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए दिया है। ये 5 साल के लिए होगा। इसका फायदा 10,58,000 परिवारों को मिलेगा। कैबिनेट ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड से नागरनार स्टील प्लांट को डीमर्जर कर उसमें सरकार की हिस्सेदारी बेचकर विनिवेश करने को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के मौजूदा रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व की वाणिज्यिक व्यवहारिता बढ़ाने के लिए एडीएनओसी मॉडल के संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, यूएई की प्रमुख नेशनल कंपनी है ऑयल की। उन्होंने भारत में अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर ऑयल भारत में रखा है। इससे भारत की ऑयल की भी सिक्योरिटी भी बढ़ी है, हमें स्टोरेज भी मिला है और उसके लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। सारा खर्चा उस कंपनी ने उठाया। अब अरब अमीरात के साथ हमारे जो संबंध बने हैं अच्छे, उसकी यह मिसाल है कि इस तरह का रिजर्व उन्होंने यहां भारत में तैयार किया और इसके लिए अप्रैल में ही निर्णय हुआ था पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को सस्ते दाम में तेल खरीदने के लिए पैसे देने का। 3,874 करोड़ जो देने का निर्णय हुआ था, उसको आज पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रदेश में ग्लोबल हैंड वॉश डे पर हैशटैग का लोकार्पण करेंगे। आज लखनऊ में लोक भवन में प्रेस वार्ता के दौरान अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी करें।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया कि कल 10 बजे से 12 बजे तक सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हाथ धुलने के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि सभी लोगों से अपील की गई है कि अपने फोटो और वीडियो हैशटैग हाथ धोना रोके कोरोना पर डालें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए गए अभियान जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के तहत हाथ धुलने का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। कल 15 अक्टूबर है, कल वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी एक हैशटैग का लोकार्पण करेंगे। कल प्रातःकाल में सभी प्रदेश के नागरिकों से, स्कूली बच्चों से, छात्र छात्राओं से अनुरोध है, सभी प्रदेश के नागरिकों से अनुरोध है कि वह अपना हाथ धोते रहें। और कल चूंकि वर्ल्ड हैंड वॉश डे है, कल विशेष रूप से हाथ धोएं और अपने हाथ धोते हुए की फोटो उस हैशटैग के साथ टैग करके भेजें। कल दिनांक 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, अर्थात हाथ को साफ रखने का दिवस। कल के दिन हम एक बार फिर से अपने आप को याद दिलाते हैं और संकल्प लेते हैं 15 अक्टूबर को कि अपने हाथ को हम साफ रखेंगे और कोरोना को रोकने में और इसकी चेन को तोड़ने में अपने हाथ को साफ रखने का बहुत बड़ा महत्व है। साबुन पानी से हाथ को बार बार धोते रहिए, इससे कोरोना की चेन टूटती है, संक्रमण कमजोर पड़ता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण नहीं जाता। कल इसके लिए पूरे प्रदेश में कार्यक्रम किए जाएंगे और इसके संबंध में सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि 10 से 12 बजे के बीच प्रातःकाल इस कार्यक्रम का वो आयोजन करें और इसमें 10-10 लोगों के समूह को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए साबुन पानी से हाथ साफ करें, उसकी तस्वीर लें, फोटो खींचें, उसका वीडियो लें और उसको अपलोड करिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फलों और दालों के दामों में कमी करने के लिए उपाय करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कोल्ड स्टोरेज से आलू निकाला जाए और दालों की आपूर्ति बढ़ाई जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने तेजी से धान खरीद करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष पिछले साल की तुलना में अब तक 3 गुना धान खरीद प्रदेश में की जा चुकी है। किसानों का धान तेजी से खरीदा जाए और धान क्रय के 72 घंटे के अंदर उनके खाते में पूरा धनराशि किसानों को हस्तांतरित कर दिया जाए। प्रदेश में 4000 धान क्रय केंद्र स्थापित हैं। इस साल लगभग अभी तक 31,548 मीट्रिक टन की धान का खरीद हो चुका है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में केवल 1,347 मीट्रिक टन धान क्रय की गई थी। इस प्रकार पिछले वर्ष से लगभग 30 गुना धान इतने समय में अधिक खरीदी गई है। किसानों से अनुरोध है कि अपना धान क्रय केंद्र पर लाएं, धान को सुखा के लाएं और ताकि उनको अच्छा उसको क्रय किया जा सके। राजस्व विभाग की जो हेल्पलाइन है वो 1070, उस पे जो विभिन्न कॉल आ रही हैं उनका निस्तारण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि सब्जी व दालों के दामों को भी नियंत्रण करने का अभियान चलाया जाए। आलू कोल्ड स्टोरेज से आलू निकाल के बाजार में भेजा जाए ताकि आलू के दाम भी नियंत्रण में रहें। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,778 मामले सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटों में 3,736 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से प्रदेश में अब तक ठीक होने वालों की संख्या 4,01,306 है, जबकि इस समय एक्टिव संक्रमितों की संख्या 36,898 है। प्रदेश में रिकवरी रेट 90.24% हो गया है। कल प्रदेश में कोविड-19 के 2,778 नए संक्रमण सामने आए। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या
3,736 रही। तो जितने नए संक्रमण आए उससे 958 लोग ज्यादा उपचारित होकर अपने घर वापस गए। आज की तारीख में हमारे पास जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 36,898 है। जो हमारा 17 सितंबर को पीक हुआ था एक्टिव केसेस का 68,235, अब उससे लगभग 32,000 के करीब हम नीचे हो रहे हैं। साढ़े 31,000 32,000 करीब हम नीचे हो रहे हैं। और ये परिवर्तन पिछले 26 दिन में हमको देखने को मिला है। आगरा में जल्द ही छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा बनाए जाने की घोषणा के बाद इसकी इमारत बनकर तैयार हो गई है, जबकि इंटीरियर का काम अभी बाकी है। लखनऊ में आज इसकी जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा कि शिवाजी का आगरा से गहरा संबंध रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री ने यहां म्यूजियम बनाने के साथ साथ उनकी एक प्रतिमा भी स्थापित किए जाने के लिए कहा है। आज लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि म्यूजियम को 8 गैलरी में बांटा गया है, जिसमें शिवाजी महाराज के जीवन काल के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये म्यूजियम देश का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा और विश्व में इसकी ख्याति होगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही शिवाजी की अश्वरोही प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। आज बैठक में यह भी तय किया गया कि छत्रपति शिवाजी के नाम पर बनने वाले इस म्यूजियम, जिसका काम सिविल का काम लगभग पूर्ण हो चुका है, इंटीरियर का काम होना है, बहुत जल्दी उसको भी पूर्ण कर लिया जाएगा। वहां पर एक भव्य अश्वरोही शिवाजी की प्रतिमा को भी हम लोग लगाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। जौनपुर के मल्हनी विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आज 2 दिग्गज प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पहले सपा प्रत्याशी लकी यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो उनके बाद निर्दल प्रत्याशी के रूप में धनंजय सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन स्थल पर मीडिया से बात करते हुए दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत के दावे पेश किए हैं, लेकिन भाजपा, बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन अभी बाकी है। भाजपा ने यहां से मनोज सिंह को और बसपा ने जेपी दुबे को, तो कांग्रेस ने राकेश मिश्र को अपना प्रत्याशी बनाया है। फसल अवशेष पर पराली न मैं चुनाव लड़ूंगा मल्हनी विधानसभा तक पिताजी के नाम पे लड़ूंगा, क्योंकि अभी जो भी मेरी पहचान मान जो भी है सम्मान वो पिताजी की है और पिताजी के भरोसे में राजनीति स्टार्ट किया था। आज दुनिया में नहीं है पिताजी, उनके पद चिन्हों पे चल के जो विकास कार्य अधूरे हैं उसको मैं पूरा करूंगा। ये मैं कर रहा हूँ इसको। समाजवादी पार्टी के लोगों ने 8 साल में मल्हनी को एकदम बदतर स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। जब तक हम लोग रारी में थे, रारी जब तक थी, रारी को बहुत बेहतर रूप से हम लोगों ने रखा था, उसका नाम बदल के मल्हनी हुआ। और इस बार इसीलिए जनता एकदम पूरी तरीके से जात धर्म से ऊपर उठकर उभी हुई है, वो स्वतः हमें चुनाव लड़ा रही है। ये परिणाम आपको 10 तारीख को देखने को मिलेंगे। इसका ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है मल्हनी की। पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ, मैं तो कई चुनाव लड़ा हूँ। 2002 में भी इंडिपेंडेंट में चुनाव जीता था रारी को, तब भी लोगों का ये था कि मिथक रारी का कोई इंडिपेंडेंट जीत नहीं सकता है, लेकिन हम लोगों ने जीत को सिद्ध किया। इस बार मल्हनी को भी जीत के सिद्ध। फसल अवशेष व पराली न जलाने के लिए कन्नौज जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए हजारों किसानों ने भाग लिया। इस मौके पर कृषि वैज्ञानिकों ने खेतों में पराली जलाने से होने वाले नुकसानों की जानकारी दी। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पराली से परेशान किसान अपनी पराली हमें दें, हम किसान की पराली उठवाकर गौशाला में भिजवाएंगे। किसान खेतों में पराली न जलाएं। जागरूक किसानों ने बताया कि जो किसान खेतों में पराली जला देते हैं, उससे मृदा को बड़ा नुकसान होता है। वहीं दूसरी तरफ जागरूकता फैलाने के बाद खेतों में पराली जलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अपर जिलाधिकारी गजेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ जगहों पर पराली जलाने की शिकायत आई थी, वहां जुर्माना लगाया गया है। साथ ही एक के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। आज हम अपने जिले के अलग अलग क्षेत्रों से किसान भाइयों को यहाँ ये बुलाए थे और उनको इस बात के लिए जागरूक और प्रेरित करना था कि लोग पराली न जलाएं, इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उनकी कृषि भूमि को नुकसान हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि जब कोई चीज़ जलाता है तो उनको उसका जुर्माना और मुकदमेबाजी भी उनके जिम्मे आती है।
इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों ने उनसे ये अनुरोध किया कि आप अपनी पराली जलाइए नहीं, बल्कि हमारे सेक्रेटरी गांव के जो लेखपाल हैं या बीडीओ हैं, इवन हमें भी आप अगर आपके यहाँ कोई पराली है तो उसको इकट्ठा करके आप हमें बता दें और वो पराली हम अपने गौशालाओं तक भिजवा देंगे, जिससे जो हमारे गौशालाओं में हमारे गोवंश हैं उनको खाने पीने की और जाड़े में उनके नीचे डालने की कोई समस्या न आए। कि खेत में पराली मत जलाए, जो जलाने से प्रदूषण फैलता है और इसे जानवर को खिलाइए और बचा जो खेत में कटवा देना, कटवाने से खाद की उत्पन्न होती है, जो जिसमें डीएपी डालते हो 2 बोर इसमें कम हो जाती है। खेत जोर करता है, जब पराली जलाने से कीटाणु मर जाते। और किसान भाइयों से अपील है कि पराली मत जलाए, जलाने से नुकसान होता है। जो आसपास के गांव हैं उसमें प्रदूषण फैलता है। आज का ये कार्यक्रम फसल अवशेष न जलाए जाए, इसमें दंडनीय अपराध भी, और जो हम किसान लोग फसल अवशेष जलाते हैं उससे हमारे ज़मीन के जो बैक्टीरिया, इसमें 16 पोषक तत्व होते हैं और ये हमारे मित्र प्राणी हैं, केंचुआ है और जो चीज़ें हैं ये हमारे सब जल जाते हैं। इससे हमारे जो है खेत की मृदा स्वास्थ्य खराब हो जाता है और इससे निकलने वाली जो अनलॉक 5 के बाद विभिन्न गतिविधियां खोलने के साथ ही प्रदेश सरकार कल से सिनेमा घर खोलने जा रही है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 50% सीटों की क्षमता के अनुसार लोग फिल्म देख सकेंगे। इससे पहले आज सिनेमा घरों के सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है, साथ ही सैनिटाइज किए जाने की व्यवस्था की गई है। सिनेमा घर खुलने का लोगों ने स्वागत किया है। दर्शकों का कहना है कि पूरी सावधानी के साथ अगर सिनेमा घर खुल रहे हैं तो लोगों का मनोरंजन होगा ही, साथ ही आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 के प्रति शुरू किए गए जन आंदोलन अभियान में पूरे देश से सहयोग मिल रहा है। ऐसे में जनपद फतेहपुर में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों व मुस्लिम महिलाओं ने लोगों से मास्क लगाने, हाथ धोने के साथ 2 गज की दूरी रखने की अपील की, जिससे कोविड-19 जैसी महामारी से बचा जा सके। खजुआ ब्लॉक प्रमुख सीमा सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में हम सबको जागरूक होकर 2 गज की दूरी का पालन करते हुए मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम कोरोना की जंग जीत पाएंगे। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष मुन्ना लाल सोनकर ने बताया कि लोगों को कोरोना से जागरूक करने के साथ साथ सैनिटाइजेशन का कार्य भी वृहद स्तर पर किया जा रहा है, जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि सभी लोग सुरक्षित रहें, कोरोना काल में इस जंग से लड़ने के लिए अपने आप को सुरक्षित करें। तो इस जंग में हम भी उस जंग के हिस्सेदार बनने के लिए अभिभावकों के पास जाते हैं और उन बच्चों को जागरूक करते हैं कि कैसे उन्हें हैंड वॉश करना है, अपने हाथों को रगड़ कर बार बार धोते रहें, सामाजिक दूरी बनाए रहें और साथ ही मास्क का प्रयोग करें। ये सब बच्चों और उनके अभिभावकों को समझाते हैं और साथ ही उन अभिभावकों से मेरी अपील है कि अपने आप को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उन बच्चों में ये आदत बराबर विकसित करते रहें कि हाथों को बार बार धोएं, सामाजिक दूरी का अनुपालन करें बच्चे और अभिभावक भी, और साथ ही मास्क का प्रयोग। जो मंशा है कि इस कोरोना की जंग अभी बाकी है, सभी लोग जागरूक हों और सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, मास्क का इस्तेमाल करें। उसी के तहत हम गांव जा जाके पंपलेट के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हमारी टीम, विद्यालय टीम साथ दे रही है। कोरोना से जंग जीतने के लिए हमको मास्क का उपयोग करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करना होगा और कोरोना से जंग अगर हमें जीतनी है, सैनिटाइजर का उपयोग और सामाजिक दूरी बनाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जनता से अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस जंग से लड़ने के लिए एक हो जाएं और जागरूकता को फैलाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इस नियम का पालन करते हुए ही हम आगे कोरोना से जंग जीत सकते हैं। सुल्तानपुर जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के कन्हईपुर गांव के डिहवा पूर्वे में साधु वर्मा के खेत में मिट्टी खुदाई करते समय घड़े के भीतर 1000 वर्ष प्राचीन 52 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जिलाधिकारी ने बरामद हुई स्वर्ण मुद्रा की जांच के लिए पुरातत्वविदों को बुलाया है। जानकार सूत्रों ने बताया कि राजा गांगे देव के शासनकाल की गजलक्ष्मी अंकित स्वर्ण मुद्राएं हैं, जिसके पृष्ठभाग पर शारदा लिपि में श्रीमद गांगे देव लिखा है। इतिहास लेखन में 10वीं शताब्दी के कलचुरी साम्राज्य व त्रिपुरी का नया आयाम जोड़ते हैं।
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शिवराज ने बताया कि ग्रामीणों के माध्यम से उन्हें स्वर्ण मुद्रा के पाए जाने की जानकारी मिली थी। गांव के ही एक किसान के खेत में मिट्टी की खुदाई चल रही थी। उसी दौरान स्वर्ण मुद्राएं मिट्टी के घड़े में मजदूरों को मिली थी, जिसे मजदूर लेकर अपने घर चले गए थे। बाद में पुलिस ने मजदूरों के घर से 52 स्वर्ण मुद्राओं का परीक्षण कराया जा रहा है। जाहिर भाई है सोनार किया गए तो कहन की साधु लिखाई तो साधु के खेत में रुपया मिली तो ले गए थे जोन पाए रहे नौकर जमा। कुछ मजदूरों ने मिट्टी खोद रहे थे जी। उस मिट्टी के खोदाई के दौरान एक घड़ा मिला मिट्टी का जिसमें कुछ सिक्के थे उसमें 100 से 150 के जी। तो जिसमें जब उसको घड़ों को मिला तो उसको फोड़ा गया तो उसमें सोने का सिक्का दिखाई दिया। सभी मजदूर आपस में बांट लिया। मजदूर जब बांट लिए तो एक हफ्ता बाद इसको पता लगा जी। पुलिस जो है बरामद कर लिया है। तो इसी खेत की खुदाई के दौरान एक मिट्टी के छोटे बर्तन में कुछ मुद्राएं मिली हैं। मुद्राएं ऑब्वियसली वो पुरानी मुद्राएं हैं, प्राचीन मुद्राएं हैं। उनमें कुछ उत्कीर्ण हैं और कुछ तो उस तरह की अंकित है, मूर्ति टाइप का भी बना हुआ है। तो ये सारा चीज पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने उनको कब्जे में लिया हुआ है। अभी 52 मुद्राएं मिली हुई हैं। अभी घूम फिर रहे थे, एक मुद्रा और इनको मिल गई है। तो इस तरह से सभी मुद्राओं का संकलन करके उसको फर्द बनाई गई है। पुरातत्व विभाग के लोगों को सूचित किया गया है। तो पुरातात्विक महत्व की ये मुद्राएं हैं और इनका जो है हम लोग परीक्षण करा रहे हैं। पुरातत्वविद आएंगे और परीक्षण करने के बाद जैसा भी होगा आपको अवगत कराएंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत जनपद संत कबीर नगर के खलीलाबाद तहसील अंतर्गत प्रथम चरण में 10 गांव का चयन किया गया, जिसमें 800 लोगों को इसका लाभ लाभार्थी तक सीधे प्राप्त हुआ। लाभार्थियों ने बताया कि जिस जमीन को पाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था और कार्यालय अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिलती थी, साथ ही गांव में विपक्षियों से कहासुनी और मारपीट तक की नौबत आ जाया करती थी। आज प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत जमीन का पक्का अभिलेख मिलने से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब मकान का पट्टा अभिलेख मिलने के बाद हमें बैंक से कर्ज भी मिल जाएगा। इस योजना के लागू होने से लाभार्थियों में खुशी की लहर है। हम इस जमीन पे 50 साल से काबिज हैं और ये जो है कि प्रधानमंत्री के द्वारा स्वामित्व योजना यानी पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी मतलब ये काबिज वाला बात है वो दिया जा रहा है। कागज़ हमें मिला है और इससे जो है कि हमें बड़ा फ़ायदा है। हम इस कागज़ के द्वारा गृह लोन या इत्यादि लोन या रोज़गार के लिए लोन भी ले सकते हैं कि जो हमारे ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में मददगार साबित। गरीबों के लिए बहुत अच्छी योजना है। हम स्वामित्व प्रधानमंत्री योजना के तहत पर हमारी ज़मीन ये 50 साल से हम काबिज हैं। प्रधानमंत्री के योजना से हमको यह ज़मीन हमारे नाम हो गई है। प्रधानमंत्री जी का योजना बहुत अच्छी है, गरीबों के पक्ष में है। इस योजना से हमें बहुत लाभ मिला है और हम बहुत खुश हैं कि हमारी ज़मीन हमारा एक आधार बन गया है। इस योजना के अंतर्गत हमें बहुत लाभ हुआ है। पहले इस ज़मीन का हमें कोई कागज़ नहीं था। आज इस योजना के तहत हमें कागज़ मिला है, क्योंकि आज हमारे पास कागज़ हो गया है। आज हमको कुछ कोई नहीं कह पाएगा। हमारे पास एक प्रूफ हो गया है। हम इस पर बहुत रखते हैं विश्वास और सरकार इस योजना बहुत अच्छा काम कर रहा है। योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि हमारे राजस्व गांव में जो आबादी की ज़मीन होती है उस पे जो लोग रहते हैं उनके कब्जे के आधार पर इस योजना के अंतर्गत चूने के द्वारा मार्किंग करके ड्रोन सर्वे करके मैप तैयार करने के पश्चात स्थानीय स्तर पर राजस्व टीम और पंचायत की टीम के द्वारा जा करके सत्यापन करके उनके कब्जे के आधार पर एक रिकॉर्ड तैयार किया गया। फिर लोगों से उनके दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के बाद उसके आधार पर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसे प्रारूप 10 कहा जाता है, जिसे संपत्ति कार्ड के रूप में हम लोग जानते हैं। उसको ग्रामीणों को वितरित किया गया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।